हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें मैं कई सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्क्रीन पे देखते जाइएगा। रीडिफाइंड रोल आफ्टर 1990, यानी गवर्नमेंट का रोल चेंज होते रहा है। इंडिपेंडेंस के समय रोल कुछ और था, 1990 के बाद रोल में कुछ चेंजेस आए। फिर 1991 की बात करें तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई 1991 में, उसके बाद रोल क्या चेंज हुआ और एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या रोल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आज आपके सामने एकदम ही अलग तरीके से प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आपको ये वीडियो का कंसेप्ट देख के ऐसा लग रहा होगा यार यहां तो हम बोरिंग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हिस्ट्री तो पढ़ने वाले हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं। चैलेंज है मेरा, आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और मैं कई सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूं। देखते हैं आप कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो में मैं आपको चीजें बताने वाला हूं अभी तक किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को ना नोट्स की जरूरत पड़ती है तो स्क्रीन पे नीचे कुछ दो चीजें आपको लिए लिखी हुई है कि मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हो तो आप ओन वर्ड्स में भी चीजें लिख सकते हो। कब तक रटा रटाए लिखोगे मेरे दोस्त, जब तक खुद लिखना नहीं सीखोगे तरक्की नहीं करोगे। तो अभी ऑनलाइन का ज़माना है, कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी बातें सिखा दी है, तो आज हम ईजी एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग के टेक्निक्स को फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जैसा भी लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे सवाल है कि इंडिया की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज अ डैश इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने स्कूल लेवल से सीखा है इसे मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेक्टर चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। फ्रेंड्स, आपको दोनों का मीनिंग पता होगा लेकिन कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, जैसे छोटी मोटी दुकानें आपके घर के आजू बाजू में, बड़ी बड़ी प्राइवेट की कंपनियां जैसे रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, बाटा की बात करें, लेस की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में आती है। लेकिन गवर्नमेंट जिन चीजों को चलाती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है, आपको उसमें बहुत सारी बातें आप सीखने जा रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर यानी जिसको सरकार चला रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। अब दोनों सेक्टर्स का ना एम अलग अलग है, दोनों सेक्टर्स का एम अलग अलग है। प्राइवेट सेक्टर का एम इज टू अर्न प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर का इज टू प्रोवाइड सर्विस। पब्लिक सेक्टर सेवा के लिए काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर मेवा के लिए काम कर रहा है। तो कहीं मेवा कहीं सेवा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की हम बात करें तो पहले मैं आपको ट्रेलर समझा देता हूं, पिक्चर आगे चलने वाली है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, कब मिला, 1947 में। उस समय हमारे देश के हालात बहुत खराब थे, इतने खराब थे कि मत पूछिए कितने खराब थे। अब देश को डेवलप करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तरक्की करनी है, पर हमारे पास विटामिन एम की कमी थी। अब दोनों सेक्टर्स की हम बात करें, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं था। इसके लिए पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास विटामिन एम की कमी थी। प्लस ऐसे जो प्रोजेक्ट्स जिसमें लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, यानी पैसा अगर हम आज लगा रहे हैं तो हमें बेनिफिट कई साल के बाद होगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उनकी अपनी कैपेसिटी थी। तो अब सारी जवाबदारी, पूरा लोड किसके ऊपर आया, पब्लिक सेक्टर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर ने ना बाहुबली का रोल प्ले किया। पिक्चर देखे ना आपने, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2।
आज हम पार्ट 3 रिलीज करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं सवाल पूछ देता हूं बाहुबली से रिलेटेड, आपको जवाब लास्ट तक देना है। देखते हैं आप सवाल का जवाब सही ढंग से दे पाते कि नहीं। पता तो चले आपने पिक्चर को कितना अच्छे से देखा है, बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल मैं अभी पूछ लेता हूं आपसे, आप बता सकते हैं कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, क्या कारण था उसको मारने का? लास्ट तक आपने जवाब देना। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत गए, आप जीत गए यानी मैं जीत गया, और अगर आप हार गए तो भी मैं जीत गया, क्योंकि मुझे तो जीतना आता ही है। कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, उनकी हालत खराब थी और वो पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं थे। तो पूरी जवाबदारी किसके ऊपर आ गई? पब्लिक सेक्टर के ऊपर। अब पब्लिक सेक्टर ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, तो इन्वेस्ट करना था की एरियाज में, प्लस समाज को, पब्लिक को प्रोवाइड करने थे जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी एट रीजनेबल प्राइस। पब्लिक वेलफेयर यानी पब्लिक की भलाई के लिए काम करना था। तो इसके लिए सरकार ने स्टार्टिंग में 5 ईयर प्लान्स फॉर्म किए। 5 ईयर प्लान्स चलाए, यानी 5-5 साल का वो प्लानिंग करते रहे कि हम आने वाले 5 साल में ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने हर 5 साल में कुछ ना कुछ नए नए टारगेट रखे। तो ये सब चीजें उन्होंने की ताकि वो देश को अच्छे से चला सके। तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आ रहा है। इतना ही नहीं, 1990 की बात करें, पोस्ट 1990 यानी आफ्टर 1990। फ्रेंड्स 1990 ना हमारे देश की हालत बहुत खराब थी, इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि मत पूछो कितनी खराब थी। लोगों की धड़कन और घड़ी की सुई को छोड़ के बाकी सब कुछ रुक गया था, डेवलपमेंट एकदम जीरो था। हमारा देश कर्जे में डूबा हुआ था। हमने वर्ल्ड बैंक से, IMF से, हर जगह से हमने कर्जा लिया था, और इतना कर्जा लिया था, इतना कर्जा लिया था कि एक कर्जा चुकाने के लिए हम दूसरा कर्जा लेने जाते थे, ब्याज देने के लिए तीसरा कर्जा लेने जाते थे। तो एक बार तो कर्जा देने वालों ने भी हमें मना कर दिया, ओ भाई भीख मांगने की भी एक हद होती है। तो हमें बहुत बुरा लगा। तो फिर हमने डेवलपमेंट की। कैसे किए? पब्लिक सेक्टर ने अभी अपना रोल चेंज किया। 1990 के बाद यानी इन द ईयर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 3 खास चीजें थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LPG कह सकते हैं। फ्रेंड्स इसका मैंने अलग से LPG का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जरूर देखिएगा, क्योंकि नॉलेज जितना आपके पास रहेगा उतना आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला और आपको लाइफ में आगे भी काम में आएगा। तो अभी उस समय LPG लाया गया। लिबरलाइजेशन यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, आजादी। पहले क्या होता था, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी सबको आजादी दी गई कि जिसको जो चीज स्टार्ट करनी है, जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकता है। तो लिबर्टी यानी फ्रीडम दिया गया। कुछ गिने चुने बिजनेस को छोड़ के बाकी आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर सकते हो, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है, पब्लिक सेक्टर ने अपनी बहुत सारी चीजें बेच दी। किसके हाथों में? प्राइवेटाइज कर दिया। जैसे रेलवेज में आपने सुना रहेगा, कुछ रेलवेज प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दिए, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन क्या है? यस, बाउंड्रीलेस वर्ल्ड। एक वर्ड में, एक लाइन में बताया, इट इज बाउंड्रीलेस वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन चुका है, आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। बस आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कंपटीशन फेस करने की और बिजनेस में सामने वाले को टक्कर देने की। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दिया गया, एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कम्पीट इन द मार्केट विद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। यस, अब क्या हो गया, LPG लाने की वजह से हमारे देश में कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। तो अभी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करना पड़ा। अब कंपटीशन जब बढ़ता है तो उसका फायदा पब्लिक को होता है। बेस्ट एग्जांपल आप मोबाइल नेटवर्क का ले लीजिए। कंपटीशन जितना बड़ा है उतनी चीजें आपके लिए सस्ती हुई है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। जियो आने के बाद कंपनीज के साथ क्या क्या हुआ और कंपनीज ने क्या क्या किया, चीजें आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लॉसेस यानी रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, जवाबदारी वो उन्होंने फिक्स करनी शुरू कर दी कि लॉसेस हो रहे हैं तो इस लॉसेस को हम कैसे कम करेंगे, इसके लिए कौन सी चीजें जवाबदार हैं। अगर ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो उन्होंने एक बोर्ड को फॉर्म किया जिसको नाम दिया गया BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसको क्यों फॉर्म किया गया? फॉर रिवाइवल एंड शटडाउन। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अभी ट्रेलर चल रहा है।
कमिटीज वर फॉर्म टू इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यस, कई कमिटीज का गठन किया गया, कमिटी यानी स्मॉल ग्रुप, ताकि पब्लिक सेक्टर का एफिशिएंसी का लेवल यानी काम करने का लेवल बढ़ सके और प्रॉफिटेबली इंक्रीज हो सके। तो ऐसा करने के लिए BIFR को फॉर्म किया गया। अब ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में शुरू करने वाला हूं। तो दोस्तों पिक्चर अभी शुरू होने जा रही है, रेडी है ना आप? सवाल मैंने पूछा था, याद है ना आपको? थोड़ी देर में जवाब देना है। देखते हैं आपने अब तक कितना जवाब सोच के रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में। सबसे पहला पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड रीजनल बैलेंस, थर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फोर्थ चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, फिफ्थ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सिक्स्थ गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो देखते समय बीच बीच में आपका जैसे स्लाइड चेंज होता है तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको यहां वहां लिखने की जरूरत नहीं। गया जमाना लिखने का बॉस, कंप्यूटराइज और स्मार्टफोन का जमाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको स्कोर करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, आप बुक से पढ़ेंगे तो भी आपके लिए चीजें चलेंगी, आपको कोई अलग से नोट्स रेफर करने की भी जरूरत नहीं है। जो बुक बनाया गया है वो सबसे बेस्ट नोट्स हैं आपके लिए, फिर भी आपकी मर्जी, चॉइसेस यस। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, पिक्चर शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट रेडी फॉर हैवी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी जेब खाली थी। अब खाली थी तो बाहुबली का रोल किसने प्ले किया? पब्लिक सेक्टर ने। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो सारी चीजें जिससे हमें मदद मिलती है, जिससे हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज को ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट आज डेवलप होने लगा है। कम्युनिकेशन की बात करें, आप सेकंड्स में आज आप बातचीत कर सकते हो। टाइम था कि मैसेज देने और मैसेज एक्सचेंज करने में बहुत टाइम लगता था, आज सेकंड्स में काम हो जाता है। कम्युनिकेशन आपके साथ हो रहा है, डेवलप हो चुका है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे देश में अभी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत है? लास्ट तक जवाब देना है, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, यस और नो। जो भी आपका जवाब हो आपको रीजन बताना पड़ेगा। थिंक पॉजिटिवली। हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम पॉजिटिवली सोच के आगे बढ़ेंगे। क्या हमें बुलेट ट्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपका जवाब ना है तो आप कसम खाओ कि आप ट्रेन में नहीं बैठोगे जब वो लॉन्च होगी। कुछ भी हो जाए, दुनिया जाएगी लेकिन तुम नहीं जाओगे। आगे बढ़ते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कोर सेक्टर यानी इंपॉर्टेंट सेक्टर, कोर है, चोर नहीं है, चोर और कोर में फर्क होता है। कोर यानी इंपॉर्टेंट माना गया। अब उसमें ना सरकार को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना था, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना था। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड लानी थी ताकि हमारे देश में, जब स्टार्टिंग में हम बात करें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो था। उसको डेवलप करने के लिए हमें बेसिक इंडस्ट्रीज को, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत जरूरी था। तो ये सरकार ने कदम उठाया, सरकार ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और क्या क्या चीजें डेवलप की आपके सामने है पॉइंट नंबर 3 में। स्टील प्लांट्स लगाए गए, पावर जनरेशन के प्लांट्स लगाए गए, सिविल एविएशन पे काम किया गया, रेलवेज, पेट्रोलियम, कोल, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, न्यूज प्रिंट, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीजों को डेवलप करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी देश की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ते जा रही थी, तो उनको हमने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करनी है। तो उसके लिए बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा ना तो देश तरक्की करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बन रही है, अगर उसका बेस फाउंडेशन एकदम अच्छे से हमने मजबूती से बना लिया है तो बाकी के माले बनाने में हमें ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन टाइम किसमें लगता है? फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको डेवलप करने में सरकार का बहुत बड़ा रोल है, तो एक्टिव रोल प्ले किया है। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, कुछ बोल रहे कि सरकार पैसिव रोल प्ले कर रही है, ये सोच ही गलत है। सरकार ने हमेशा एक्टिव रोल प्ले किया है। हाँ, हमारे मंत्री बहुत ईमानदार हैं, बाकी आप समझदार हैं। पॉइंट नंबर 2, रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस क्या होता है? जिसका मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया, रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कुछ एरिया, रीजन यानी एरिया,
कुछ एरियाज हाईली डेवलप थे और कुछ एरियाज अंडर डेवलप थे। तो जब 1951 की बात है, गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए। 1951 से सरकार ने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए। अभी तो उसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया है उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। अब फ्रेंड्स क्या होता है, 5 ईयर प्लान्स जब बना रहे थे उसमें सोचते कुछ और थे और होता कुछ और था। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुदरत का कहर, तो फिर हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं होते थे। इतना ही नहीं, ये तो नेचुरल कुदरत का कहर था, नेचुरल कैलेमिटी थी, मैन मेड डिजास्टर। हमारे देश के ऊपर वॉर हुआ है, चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हमारे ये जो दो पड़ोसी हैं ना, बलाल देव बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्होंने हमें नीचा दिखाने में कभी कसर नहीं छोड़ी, पर हम भी हैं इंडिया वाले, यस, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते, हम भी इनको पछाड़ते हैं। तो हमने बहुत तकलीफें सही है दोस्तों। फिर डिसाइड किया गया कि 5 ईयर प्लान्स को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि कमर टूट गई थी वॉर लड़ते लड़ते। वॉर कोई भी जीते, दोनों देश भिखारी हो जाते हैं, जीतने वाला हो या हारने वाला हो, क्योंकि दोनों तरफ जानो माल का नुकसान होता है। ये हमारे पड़ोसी देश कई बार नहीं समझते। काश वो थोड़े समझदार होते तो आज इतने सारे लोग परेशान न होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर 1951 सरकार ने 5 ईयर प्लान्स को डेवलप किया, वो बनाते गए और कोशिश की गई कि जो बैकवर्ड एरियाज है उसको हम डेवलप करेंगे। तो सरकार ने स्टार्टिंग में क्या किया, उसको डेवलप करने के लिए खुद ही इंडस्ट्रीज लगाने लगे। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 3 देखिए, 4 बड़े स्टील के प्लांट्स लगाए गए। स्कूल लेवल में आपने सीखा, मैं वहां आपको नहीं लेके जाने वाला हूं। 4 बड़े प्लांट्स लगाए गए स्टील के बैकवर्ड एरियाज में, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन सरकार कहां तक जाएगी, इसके लिए सरकार ने कुछ और भी तरीके ढूंढे। क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब क्या होता है, अगर किसी गांव खेड़े में ये प्लांट्स वगैरह लगते हैं तो वो बैकवर्ड एरिया डेवलप होगा, वहां के लोगों को काम मिलेगा। काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर इंसान को काम मिलने लगा तो उसकी जो गरीबी है, पाव और रोटी की कमी, जैसे आप पावर्टी कहते हैं, पाव और रोटी की कमी, पावर्टी बराबर है, तो उसको खत्म करना है तो एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए ताकि गरीबों को पैसे जो हैं बेनिफिट मिल सके। बहुत जगह पे उन्होंने फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाया, लेकिन कहां तक वो लगाती, फिर उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोला कि अगर आप गांव खेड़े में बैकवर्ड एरियाज में अपना फैक्ट्री वगैरह लगाते हो, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, तो आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगा, यानी 5 साल तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। हम आपको कई सारी फैसिलिटीज देंगे, बस शर्त यह है कि आप अपनी फैक्ट्री शहर में ना लगा के बैकवर्ड एरियाज में लगाओ। और आज आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम करते हो, तो वहां पे जो मैन्युफैक्चर्ड जो है ना प्लेस आप देखोगे ना, वो मैन्युफैक्चर्ड एट प्लेस, तो वो गांव खेड़े का ऐसा नाम रहेगा जो आपने आज से पहले कभी सुना या देखा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल यानी साइज ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमीज यानी बेनिफिट्स। अब क्या होता है, कोई भी काम अगर हम लार्ज स्केल पे करें तो फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 100 कप चाय बनानी है, 1-1 कप करके चाय बनाए वो ज्यादा अच्छा, या 100 कप एक साथ बना, किसमें फायदा ज्यादा रहेगा? 1-1 कप करके बनाएंगे ना तो टाइम ज्यादा लगने वाला है, गैस भी ज्यादा लगने वाला है बराबर, और सामने वाला भी परेशान हो जाएगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी। एक साथ 100 लोगों के लिए अगर हम चाय बना रहे हैं तो मटेरियल का ही फर्क रहेगा, बाकी प्रोसेस तो सेम रहेगा, मेहनत बचेगी। एक साथ बना रहे हैं तो मटेरियल भी जो है वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा और गैस भी बच जाएगी, तो इससे ना हमें बेनिफिट मिलता है। तो सरकार ने स्टार्टिंग में लार्ज स्केल पे काम करना चालू किया, हैवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। और लार्ज स्केल पे काम क्यों करना था? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, तो उनको हमें कई सारी सुविधाएं प्रदान करनी थी। इसके लिए सरकार ने लार्ज स्केल पे काम किया, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ, उनको कई सारी चीजें सस्ते में बन के मिलने लगी और वो सस्ते में पब्लिक को प्रोवाइड करने लगी। तो उन्होंने क्या क्या प्लांट्स लगाए, स्क्रीन पे आपके सामने पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स लगाया, नेचुरल गैस के प्लांट लगाया, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल यूनिट्स, जिसकी वजह से पॉइंट नंबर 2 हुआ, यानी मास यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। अब सबकी वांट्स भी सेटिस्फाई होने लगी,
प्लस सरकार इनको सस्ते में चीजें बना के दे पा रही थी क्योंकि वो लार्ज स्केल पे बेनिफिट करे, तो लार्ज स्केल में हमेशा फायदा होता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 4 इज चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। कुछ मुट्ठी पर लोग आज हमारे देश में वो बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत पैसा है। 80% जनता का जो पैसा है वो 20% लोगों के हाथ में, ऐसा माना जाता है। तो कुछ मुट्ठी पर लोग बहुत साहूकार होने लगे, यानी उनके पास बहुत पैसा, बहुत संपत्ति आने लगी। उसके बारे में ये पूरा पॉइंट है, तो गवर्नमेंट ने उसको चेक करने की कोशिश की। तो पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, दे वर रेडी टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस थे जिन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना पसंद किया, जिसकी वजह से उनके हाथ में पावर ज्यादा आ गया, यानी उनकी इनकम बढ़ने लगी, यानी गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ने लगा, जिसके लिए पॉइंट नंबर 2 है, इट गेव राइज टू इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, यानी अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। तो सरकार ने यह देखा कि इनकी मोनोपोली हो रही है, ये चीजें ये चला रहे हैं, तो इनकी मोनोपोली हो रही है। और मोनोपोली से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? उस बिजनेसमैन को, जिसकी मोनोपोली यानी सिंगल सेलर। इकोनॉमिक्स में सीखा रहेगा आपने, नहीं सीखा तो मैंने अभी बता दिया। मोनो यानी सिंगल, पॉली यानी सेलर। तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को एनकरेजमेंट मिलने लगा। तो सरकार ने डिसाइड किया कि इस मोनोपोली को कैसे रोकेंगे। तो सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज को सेट किया ताकि गरीबों को भी बेनिफिट मिल सके, तो लोगों को काम मिलने लगा। उन इंडस्ट्री से जो भी इनकम होने लगी वो शेयर होने लगे किसके बीच? जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो सरकार ने कोशिश की इनइक्वालिटी को कम करने की, सरकार ने कोशिश की। बाकी आपको पता है हमारे मंत्री बहुत ईमानदार है और आप तो बहुत समझदार है। सवाल याद है ना आपको? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट यानी उसकी जगह पे। फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने लगे। हमें डेवलपमेंट करना था तो हमें कई सारी चीजें ना फॉरेन से इंपोर्ट करनी थी, तो इससे हमारे इंपोर्ट्स बहुत बढ़ने लगे। प्रॉब्लम कहां हो रही थी? हमारे पास पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं था। तो उसका सरकार ने सॉल्यूशन कैसे निकाला, ये उसका स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान इंडिया का एम किया था सेल्फ रिलायंट इन मैनी स्फीयर्स, यानी कई एरियाज में हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, उस टाइम पे भी ये बात चली थी। तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। तो उस समय प्रॉब्लम थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था टू इंपोर्ट हैवी मशीनरी। तो उस समय सरकार ने, पब्लिक सेक्टर ने कुछ कंपनीज को बोला कि आप इसका सब्स्टिट्यूट तैयार करो, यानी हमें फॉरेन से चीजें न मंगानी पड़े। तो एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग हेल्प्स इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने देखा रहेगा मार्स पे फॉरेन की कंपनी नासा, आपने वर्ड सुना है, उसको टक्कर देने के लिए हमारे देश की कंपनी इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इंडिया के लोग भी सब्स्टिट्यूट करके बहुत सारी बातें खुद कर रहे हैं। हमने बहुत तकलीफें सही है और इन तकलीफों से ही इंसान बाहर आता है। तो दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में, बराबर है दोस्तों। तो हिम्मत नहीं हारनी है। मिडिल क्लास लोग तो हमेशा जो है सिचुएशन से बाहर निकलते ही है। ये सिचुएशन कोरोना से भी हम सब बाहर निकलेंगे, नो डाउट थोड़ी तकलीफ है, कुछ महीनों की बात है, बट वी विल बाउंस बैक। इंडिया वाले हैं ना भाई। आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं था इंपोर्ट करने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर की कुछ हैवी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने सब्स्टिट्यूट्स बनाने तैयार किए, यानी अपने ही देश में कुछ चीजें बनने लगी ताकि हम फॉरेन चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। और पब्लिक सेक्टर की कुछ ऐसी कंपनियां थी, एसटीसी एंड एमएमटीसी। एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया। एक्सपोर्ट्स बढ़ाया तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आने लगी। फॉरेन करेंसी आने लगी तो हमें इंपोर्ट्स का पेमेंट करने में आसानी होने लगी। तो पब्लिक सेक्टर ने हमेशा बाहुबली का रोल प्ले किया है। कैसे? अभी भी मैंने आपको बताया, पब्लिक सेक्टर ने हमेशा ही एक्टिव रोल प्ले किया है, ना कि पैसिव रोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991।
1991 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई। कैसे? पॉइंट ए करके आपके सामने है। गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को कम किया जो रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज चला रही थी, रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, कम कर दिया। फ्रॉम 17 कब थे? 1956 में थे। 17 से 8 में आ गए इन द ईयर 1991। और 1991 के बाद सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज रह गए। इन 2001 में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज थे। कौन से? एटॉमिक एनर्जी, स्क्रीन पे आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, रेलवेज। अभी तो रेलवेज में बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, आपने सुना देगा रहेगा। इतना ही नहीं, अभी तो पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की छोटी बैंक्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज है, शायद आपको पता हो। पहले खाली बड़े बड़े बैंक्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, अभी प्राइवेट सेक्टर के छोटे बैंक भी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज है, आप सर्च करेंगे तो गूगल पे मिल जाएगा। मैं क्या क्या चीजें एक वीडियो में आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले पैसा लगा था सरकार का, सरकार ने अभी अपना पैसा निकाला। कैसे निकाला? चीजें बेच दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो सरकार ने इक्विटी शेयर्स बेच दिए। किसको? प्राइवेट सेक्टर को एंड पब्लिक को, समाज को। ज्यादा शेयर्स किसको बेचे? पब्लिक सेक्टर के शेयर्स किसको गए? प्राइवेट सेक्टर को गए। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें दे दी गई। क्यों दे दी गई? नंबर ऑफ रीजंस है। रीजन नंबर 1, उससे जो पैसा आएगा हम समाज का भला करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करेंगे और गरीबों का भला करेंगे। और आपको पता है कि हमारे देश में कुछ मंत्री अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब मानते हैं, इसके लिए वो गरीबों का भला करते हैं। स्कैम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। कुछ मंत्री स्कैम में इन्वॉल्व हुए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इक्विटी शेयर्स बेच दिए। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने चीजें बेच दी ताकि उनका जो पैसा इन्वेस्ट किया था, फंसा था, वो उसको निकाल सके और दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में लगा सके। इतना ही नहीं, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स का मतलब होता है बीमार कंपनी। बीमार कंपनी यानी लॉस मेकिंग यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर में कई सारी ऐसी जो है यूनिट्स थे जो लॉस मेकिंग थे और कंटिन्यूस लॉसेस उनके बढ़ते जा रहे थे। तो सरकार ने BIFR को फॉर्म किया। थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेलर यानी इंट्रोडक्शन में बताया था। BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसको क्यों फॉर्म किया गया? कि आप इनकी स्टडी करो, सर्वे करो, इनमें से जो इंडस्ट्रीज रिवाइव हो सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है रिवाइवल। PUBG खेलते हो ना आप, रिवाइव करो, सपोर्ट करो, ताकि इनको फिर से हम पुनर्वसन यानी रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी, कि इनको हम फिर से मजबूत बना सके, ये इंडस्ट्रीज बाउंस बैक कर सके, कंपटीशन में उतर सके। तो या तो उनको रिवाइव करना है, उनको फिर से जिंदा करने की कोशिश करनी है, या फिर अगर वो बहुत ही बदतर हालत में है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करना है, शट डाउन करना है। दो में से एक ऑप्शन। तो ये जो BIFR था, इन्होंने स्टडी किया, सर्वे किया और ये पाया कि मेजॉरिटी ऑफ जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं वो हैवी लॉस मेकिंग है और कर्जे तक यहां तक डूबे हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा, ये उनका सजेशन था। तो सरकार ने उसके लिए एक फंड बनाया, जो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया। एकदम सिस्टमेटिकली चीजें बता रहा हूं दोस्तों, आपको किताब खोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मुश्किल से स्लाइड्स बनाए गए हैं आपके लिए, ताकि आपको ये बेनिफिट हो सके। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको अच्छा लग रहा होगा। बोरिंग लग रहा है तो बंद करके चले जाओ। नॉलेज नसीब वालों को मिलता है दोस्त, सबको नहीं मिलता। और ये चीजें आपको पता रहेगी तो 4 बंदे का भी बोलने के लिए मौका मिला तो आपको बेनिफिट होगा। तो सरकार ने एक फंड बनाया, नेशनल रिन्यूअल फंड, ताकि वर्कर्स जिनका जॉब जा रहा है उनको कॉम्पेंसेट करेंगे। वर्कर्स जिनका जॉब जा रहा है उनको वो क्या करेंगे? कॉम्पेंसेट करेंगे। तो इस फंड से मैक्सिमम लोगों को पैसा दिया गया। प्लस सरकार ने VRS की स्कीम चलाई। VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बोला गया भाई तुम लोगों को हमने निकालना है तो तुम्हारी मर्जी से रिटायर हो जाओ, तुमको हम इतना पैसा दे देंगे। तो नेशनल रिन्यूअल फंड से वो पैसा दिया गया उन लोगों को जिनका जॉब जा रहा था या जो नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ना चाहते थे। डी पॉइंट इस MOU साइन किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है भाई? सरकार ने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जो पब्लिक सेक्टर चलाने वाले लोग हैं यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं उनको बोला गया भाई तुमको अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट चलाना है, तुमको अगर तुम्हारी कंपनी चलानी है तो हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। तुम तुम्हारे हिसाब से डिसीजन लो, तुम तुम्हारे हिसाब से चलाओ, लेकिन हम आपके सामने क्लियर टारगेट रख रहे हैं, बस आप हमें वो टारगेट्स अचीव करके दिखाओ। ज्यादा लॉसेस नहीं होने चाहिए, कोशिश करो इसमें प्रॉफिट अर्न करने की। गवर्नमेंट की जेब से निकालने की कोशिश मत करो, गवर्नमेंट की जेब में डालने की कोशिश करो, ऐसा समझाया गया। तो एमओयू साइन किया गया, साइन बिटवीन पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। अगर आप ऐसा नहीं करते, हम आपको काम करने की ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम दे रहे हैं। अगर आप टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं तो आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलती रहेगी, वरना हमें इसे बेचना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। तो थोड़ा उनको समझाया गया, उनके साथ करार किया गया, दैट्स एमओयू। तो उनको ऑटोनॉमी दिया गया, क्लियर टारगेट्स दिए गए पब्लिक सेक्टर के, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के 6 पॉइंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक फैसिलिटीज। रीजनल बैलेंस लाने की कोशिश की, कुछ एरियाज डेवलप थे, कुछ अंडर डेवलप थे, यानी इम्बैलेंस था, उसको बैलेंस करने की तराजू देगा ना, इम्बैलेंस होता तो उसको बैलेंस करते। एक तरफ 1 किलो का वजन रखो लोखंड का और दूसरी तरफ 1 किलो कॉटन रखो, कौन सा साइड भारी रहेगा? बैलेंस होगा कि इम्बैलेंस होगा? बैलेंस होगा, नहीं इम्बैलेंस होगा। नहीं सर, लोखंड ज्यादा हैवी रहता है। भाई दोनों तरफ 1 किलो ही है, तो वो बैलेंस होगा। तो बैलेंस यहां पे लाने की कोशिश की। अंडर डेवलप एरियाज में सरकार ने स्टील प्लांट्स लगाया, प्राइवेट सेक्टर को लालच दिया कि आप वहां पे फैक्ट्रीज लगाओ, ताकि वहां के लोगों को काम मिलेगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो रीजनल बैलेंस, वो एरियाज डेवलप होने लगेंगे। पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमीज ऑफ स्केल था, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो फायदा होगा। तो सरकार ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जिससे वो समाज को सस्ते और अच्छे में चीजें दे पाई। पॉइंट नंबर 4 चेक और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। कुछ मुट्ठी पर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा ना आ जाए तो सरकार ने उसको चेक करने की कोशिश की, मोनोपोलिस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सरकार ने कुछ नियम भी बनाए और सरकार ने कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी लगाया ताकि गरीबों को बेनिफिट मिल सके, उनका भी इनकम बढ़ सके। पॉइंट नंबर 5 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट्स के ऊपर हम ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे थे और हमारे पास विटामिन एम की फॉरेन करेंसी की कमी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने ही देश में इसका सब्स्टिट्यूट तैयार करेंगे, यानी हमें फॉरेन से वो चीजें मंगाने की जरूरत नहीं, हम अपने ही देश में उसको बना लेंगे। और इसमें हमारे देश का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश के कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने हमारे देश में ऐसे कई सारे कार्य किए। समय समय पर ये चीजें आपके सामने न्यूज में आते रहती है, मैंने इसरो का आपको एग्जाम्पल दिया था। पॉइंट नंबर 6 इज गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। 1991 में भले एलपीजी लाया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी एक्टिव रोल प्ले किया और आज भी गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले कर रही है। दोस्तों 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी को संभालना आसान काम नहीं है। बोलना बहुत आसान है, कैसा हो रहा वैसा हो रहा। चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल मैंने पूछा था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, रीजन पता ना आपको? हाँ, आप जो रीजन दे रहे हो वो बिल्कुल गलत है। सवाल क्या है भाई? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? हेलो, बाहुबली ने नहीं मारा, कटप्पा ने बाहुबली को मारा। क्या पिक्चर देख के भाई पैसा वापस लेके जाओ थिएटर से। मस्त तुम लोग सोचते हो, क्या बात है, वेरी इंटेलिजेंस, सैल्यूट है आप सबको। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली लोग चिल्ला रहे हैं चीजें महंगाई के लेवल बढ़ रही है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अच्छा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये हमारी 2 आंख हैं, ये हमारे 2 हाथ हैं। तुम्हें कौन सी आंख चाहिए, कौन सा हाथ चाहिए, वो रखो, बाकी काट के फेंक दो। क्या बोलते हो? नहीं भाई, हमें दोनों की जरूरत है। तो हमारे देश को भी दोनों सेक्टर्स की जरूरत है, चाहे वो पब्लिक हो और प्राइवेट हो, दोनों का अपना अपना रोल है। हमारे देश में महंगाई का लेवल बढ़ रहा है, तो महंगाई अच्छी कि सस्ताई अच्छी? सर सस्ताई अच्छी, बिल्कुल गलत। सस्ताई में किसी के पास कुछ नहीं था, साइकिल तक नहीं थी। महंगाई में लोग व्हीकल ले रहे, भले पेट्रोल के लिए रो रहे। चेक करना बॉस,
जब 25,000 की कार थी बहुत कम लोगों के पास थी, आज लाखों की कार है, लाखों के पास है। सोचना, तो टेंशन ना ले, महंगाई बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली हमने हमारी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। और उसके नंबर ऑफ रीजंस हैं भाई। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार इतने सारे फ्री में गरीबों के लिए प्रोजेक्ट्स चला रही है इतने महीनों से, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। इसके लिए कुछ समय के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगा, नो डाउट इससे तकलीफ होगी। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर एक का प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सिर्फ प्लस हो। आप एक मोबाइल भी चार्ज करते हो तो उसका चार्जर, उसमें भी 2 पिन्स रहते हैं, प्लस और माइनस। एक पिन से आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके पास कुछ अलग टेक्नोलॉजी है तो बात अलग है, मेरे पास नहीं है दोस्तों। तो पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा बाहुबली का रोल प्ले किया है। मैंने आपको ये सिखाने की, समझाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, मैंने ना आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोस बना के, फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप मेरे स्टडी टिप्स चैनल पे जब क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा, वहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको सारे वो आपको फोल्डर्स दिख जाएंगे। हर चैप्टर के 2 वीडियो, 4 वीडियो, 8 वीडियो, जितने भी है मैंने उसमें रखे हुए हैं। प्लस मैंने आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस का लिंक दिया हुआ, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, क्लियर है? थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।